गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लिटरेरी सोर्सेस के पार्ट 2 में नॉन रिलीजियस टेक्स्ट जो थे उनकी चर्चा करेंगे। धर्मेतर साहित्य जिनको हम हिंदी में कहेंगे, आखिर उनका भी क्या रोल था प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में, उनके क्या लिमिटेशंस थे, इस पर हम बात करेंगे। नॉर्मली जो रिलीजियस सोर्सेस हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनके बारे में ये माना गया कि वो धर्म से ज़्यादा जुड़े हुए थे, इसलिए उनमें धर्म से जुड़ी हुई बातों की चर्चा ज़्यादा हुई है। तो और पहलुओं को जानने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम नॉन रिलीजियस सोर्सेस की भी चर्चा करें और उसका विश्लेषण करें, ताकि प्राचीन काल के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को भी हम जान सकें। इस संदर्भ में जो सबसे पहला ग्रंथ है, जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ माना जाता है, वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमको मौर्य काल के पहले की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जानकारी मिलती है। बहुत सी बातों की चर्चा पाणिनि करते हैं, हालांकि ये एक व्याकरण है, एक व्याकरण माना जाता है इसको, लेकिन वो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की भी चर्चा करते हैं। एक उसमें ये भी चर्चा आई है कि जो पहले महिलाएं होती थी, जब उनका विवाह होता था तो वो जनपथ के नाम से जानी जाती थी, जनपथ के नाम को कैरी करती थी। जैसे कि पंचाली कहा गया या माद्री कहा गया, मध्य नरेश की जो राजकुमारी थी। फिर उसी में वर्ण, जाति और बंधु शब्द का उपयोग किया गया है। तो बहुत सारी जानकारियां जो है हमको पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कथा सरित सागर, मुद्रा राक्षस, इन सब से भी हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र से तो हमको जानकारी मिलती ही है। इसमें से विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है, सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की है और क्षेमेंद्र ने बृहद कथा मंजरी की रचना की है। इससे हम मौर्य काल के इतिहास के बारे में, मौर्य काल की परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। अब रही बात अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र पर बहुत सारे डिबेट्स भी हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसको चाणक्य या कौटिल्य ने लिखा था। बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो ये मानते हैं कि वो किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, वो 3 पार्ट में लिखी गई है। लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि अर्थशास्त्र, नाम भले अर्थशास्त्र है, लेकिन वो कोई अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई, इकोनॉमी से जुड़ी हुई ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल क्राफ्ट से जुड़ी हुई ग्रंथ है। और उसमें कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश की चर्चा नहीं की गई है। तो ऐसा लगता है कि वो एक जनरल इंस्ट्रक्शन है हर राजा के लिए कि राजा को किस तरह से रूल करना चाहिए, किस तरह से उसको अपने इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि उसमें ये बातें कही गई है कि राजा को जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको एग्रीकल्चरल लैंड में डेवलप करना चाहिए, वहाँ लोगों को बसाना चाहिए, ताकि एग्रीकल्चरल रेवेन्यू बढ़ सके। यातायात की सुविधा को विकसित करना चाहिए, मोनेटाइजेशन, मुद्रा को विकसित ज़्यादा सर्कुलेट करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, ताकि राजकोष जो है वो भरे, राजा की आर्थिक स्थिति सही हो। ये सारी बातें जो कही गई है उसमें, वो मौर्य काल पर ही लागू नहीं होती है, बल्कि बाद में भी जो राजवंश आए उनके लिए भी लागू होती है। तो वो एक जनरल शिक्षा की तरह दी गई है राजाओं को। और उसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा है, कई पार्ट में बांटा गया है। ट्रॉटमैन कहते हैं इसको, 3 पार्ट में ट्रॉटमैन मानते हैं कि वो 3 भाग में लिखी गई। एक भाग जो है वो मौर्य पीरियड का है, बाकी के जो पार्ट हैं वो बाद के में उसको जोड़ा गया है। और उनका तो ये मानना है ट्रॉटमैन का कि विष्णुगुप्त ने उसको फाइनली एडिट किया है, और इसके लिए वो कंप्यूटर का भी इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट जो कंजंक्शंस यूज किए गए हैं, उन कंजंक्शंस के आधार पर वो ये मानते हैं कि ये 3 काल की लिखी हुई ग्रंथ है। तो ये अर्थशास्त्र जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है मौर्य काल के बारे में जानने के लिए। और बाद ये भी जो
राज व्यवस्था थी उसको जानने के लिए अर्थशास्त्र एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में इस्तेमाल होता है। इस तरह का एक ग्रंथ जो 400 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच में लिखा गया, कामांधक का नीतिशास्त्र, उससे हमको गुप्त काल की राज व्यवस्था के बारे में हमको जानकारी मिलती है। वो भी एक तरह से अर्थशास्त्र से प्रभावित है और कुछ लोग मानते हैं कि वो महाभारत से भी कुछ प्रभावित है और वो रचना कामांधक ने की थी। सोमदेव सूरी की भी एक रचना है नीति वाक्यामृत, जो 10वीं सदी के अंत में लिखी गई, उसको भी अर्थशास्त्र की कोटि का माना जाता है और उससे भी हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारे नाटक हैं, जैसे कालिदास के नाटक हुए, उनसे भी हमको बहुत सारी जानकारियां मिलती है। जैसे मालविका अग्निमित्र, कालिदास ने जो मालविका अग्निमित्र लिखी उससे शुंग वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। फिर कालिदास की जो रचना है रघुवंश, उसको माना जाता है कि उसमें समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान थे, जय विजय थे, उससे उसको जोड़कर देखा गया है। तो कालिदास की ये रचना जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में हमको बतलाता है। महाभाष्य, उससे भी हमको शुंग वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। इसके अलावा बृहद कथा मंजरी जो रचना है, उससे हमको राजा विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर कथा सरित सागर से भी हमको राजा विक्रमादित्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसी तरह से शूद्रक की जो रचना है मृक्षकटिकम और दंडी की रचना है दश कुमार चरितम, इससे हमको उस समय के समाज के बारे में, उस समय के सामाजिक जनजीवन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं वो उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और इनका अगर अच्छे से विश्लेषण किया जाए तो हम प्राचीन भारत के इतिहास को अच्छे से समझ सकते हैं। इनके बाद एक नया ट्रेडिशन आया चरित्र राइटिंग का, राजाओं का चरित्र लिखने का, जो राजकवियों के द्वारा लिखा जाता है। ऐसे तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था, लेकिन राजनीतिक रूप में जो चरित्र राइटिंग शुरू हुआ वो बाण भट्ट उसको शुरू करते हैं और उन्होंने हर्ष चरित्र की रचना की, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। हर्षवर्धन के धर्म के बारे में, उस समय के सामाजिक पहलुओं के बारे में, उसके राजनीतिक स्थिति के बारे में हमको जानकारी मिलती है बाण भट्ट के हर्ष चरित्र से। हालांकि ऐसा माना जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि जो हर्ष चरित्र है वो एक बायसनेस से लिखा गया है, या राजा के दबाव में उसमें बहुत सारी अतिशोक्तियाँ हैं। लेकिन ये आरोप जो है वो गलत है। इसलिए ये आरोप गलत है कि बाण भट्ट ने जब हर्षचरित्र की रचना की थी उस समय वो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, वो दरबारी कवि नहीं था, इसलिए उस पर किसी भी तरह का हर्षवर्धन का कोई दबाव नहीं था या उसको कोई लालच नहीं था हर्षवर्धन से प्राप्त करने का कि वो किसी दबाव में या किसी लालच में राजा की प्रशंसा करे। तो मोरलेस जो बातें वो लिखी गई है, माना ये जाना चाहिए कि वो निष्पक्ष रूप से लिखी गई है। तो ये चरित्र राइटिंग का ट्रेडिशन शुरू करता है बाण भट्ट और राजाओं के चरित्र के बारे में लिखी गई। उसके बाद भी बहुत सारे राजाओं के चरित्र के बारे में बहुत सारे राइटर्स ने लिखी, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। एक और रचना है गौरवह, बागपति ने लिखी है इसको, जिसमें यशोवर्मा, कन्नौज का राजा था यशोवर्मा, उसके चरित्र पर ये लिखी गई है, उसके बारे में जानकारी इसमें मिलती है। फिर विल्हन लिखता है विक्रमांक देव, उसमें चालुक्य राजा जो है, कल्याणी का जो चालुक्य राजा, परवर्ती राजा है विक्रमादित्य, उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से संध्याकर नंदी ने रामचरित लिखी, जो बंगाल के राजा रामपाल के बारे में लिखी गई है। उसी तरह से जयानक ने पृथ्वीराज चरित्र के बारे में लिखी है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखी है। और उसी तरह से गुजरात के कुमारपाल से संबंधित एक रचना है कुमारपाल चरित्र। तो इस तरह से क्षेत्रीय राजाओं के बारे में भी विभिन्न राइटर्स ने, जो कवि थे, वो लिखते हैं और उससे हमको क्षेत्रीय राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सब का अगर सही ढंग से विश्लेषण करें
तो हमको जो छोटे छोटे उस समय के रजवाड़े थे, क्षेत्रीय जो परिस्थितियाँ थी, उनके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। इस तरह से अगर हम साउथ की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो संगम साहित्य की चर्चा होती है। संगम साहित्य से माना यह जाता है कि प्राचीन काल के जो पांड्य, चोल, चेर राजा थे, उनसे संबंधित उनकी जो राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां थी, उनकी जानकारी मिलती है। संगम नॉर्मली असेंबली ऑफ द तमिल पोइट्स है। माना यह जाता है कि 3 संगम हुए, फर्स्ट अटेंडेड बाय द गॉड, सेकंड बाय द सेमी डिवाइन गॉड्स एंड थर्ड बाय द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। वो किया गया और उसमें तमिल कविताएं लिखी गई। उसी में बहुत तलाकप्पियम, शिल्पादिकरण, पट्टू, इत्थोगोई, बहुत सारी ग्रंथों की रचना हुई है। यहाँ तक कि उत्तर भारत में जो गीता है, उसी तरह की रचना वहाँ थिरुकुरल करके हुई, जिसको वहाँ का गीता मानते हैं। तो उनसे तो हमको जानकारी मिलती ही है, लेकिन चरित्र राइटिंग का ट्रेडिशन दक्षिण भारत में भी देखा गया और वहाँ भी कुछ ग्रंथ लिखे गए जो राजाओं के चरित्र के बारे में लिखे गए, जिससे वहाँ के राज व्यवस्था या वहाँ के राजा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। जैसे नंदिक कर्मकर, ये पल्लव राजा नंदी वर्मा के बारे में है। उसी तरह से कलिंग तुपर्णी, ये कोलुतुंग जो चोल राजा था, कलिंग पर जो आक्रमण किया था, उसकी चर्चा इसमें है। उसी तरह से ओटक नूतन, ये एक राइटर हैं जिन्होंने 3 ग्रंथ लिखी। विक्रम चोल के बारे में लिखी है, कोलोतिंग द्वितीय के बारे में लिखी है, राजराजा द्वितीय के बारे में लिखी है। तो इससे हमको दक्षिण भारत के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम अगर आगे ग्रंथों की रचना करें, ग्रंथों पर ध्यान दें, तो जो एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है नॉन रिलीजियस टेक्स्ट में, और जिसको फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी माना जाता है, वो है राजतरंगिणी, कलहन की राजतरंगिणी, जो 1149-50 AD में कलहन के द्वारा लिखी गई और कश्मीर के बारे में उसमें चर्चा की गई है। कश्मीर के राज व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है। और ये इसके बारे में कलहन का मानना है कि कलहन ने बहुत सारे राजाओं के जो आदेश थे या पहले के राजाओं के बारे में जो लोगों ने लिखा था, उनका अध्ययन किया है और उस अध्ययन के आधार पर इस ग्रंथ की रचना की गई है। हालांकि ये भी माना जाता है कि 7वीं शताब्दी से पहले तक की जो उसकी बातें हैं, जो रचना की गई है, जो कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। लेकिन 7वीं शताब्दी के बाद की जो रचना है, जो भी उसके बाद का पार्ट है, वो बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है और इसको फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक माना जाता है भारत के इतिहास के संदर्भ में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि नॉन रिलीजियस टेक्स्ट के रूप में भारत के प्राचीन काल के इतिहास को जानने में हमारी मदद करता है। ठीक उसी तरह से सिंध के बारे में जब अरब लोग आए और सिंध पर उन्होंने आक्रमण किया, सिंध पर कब्जा किया, तो पहले तो अरबी भाषा में उन्होंने बहुत कुछ लिखा और उसी को फारसी भाषा में उसका अनुवाद जो किया गया, जिसका नाम चच्चनामा है, उससे हमको सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रीजनल लेवल पर भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिससे हमको खास करके गुजरात के बारे में भी, नेपाल के बारे में भी, जिससे हमको गुजरात के बारे में और नेपाल के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे गुजरात के बारे में जो हमने चर्चा की, उसमें जैसे रश्माला, कीर्ति कौमुदी, प्रबंध चिंतामणि, हमीर मधुमर्दन, ये सारे ग्रंथ हैं जिनका अगर हम माइन्यूटली अध्ययन करें तो हमको गुजरात के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो ये सब नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं जिससे हमको जानकारी मिलती है प्राचीन काल के इतिहास के बारे में। लेकिन जब हम लिटरेरी सोर्सेस की बात करते हैं, चाहे वो रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस हो, तो उसमें हमको एक चीज़ का ध्यान रखना ये आवश्यक है कि उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। जैसे बहुत सारे ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं जिनके तिथि क्रम को निर्धारित करना बहुत मुश्किल है, कई लेयर्स में लिखे गए हैं, तो एक पर्टिकुलर पीरियड उसका निर्धारित करना मुश्किल है। दूसरी बात, कुछ ऐसे भी टेक्स्ट लिखे गए जो एक पर्टिकुलर रीजन में लिखे गए, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लिखे गए और वो सिर्फ उन्हीं क्षेत्र के बारे में लिखते हैं, उन्हीं क्षेत्र की चर्चा करते हैं, दूसरे क्षेत्र के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है।
तीसरी जो समस्या है वो ये है कि जो मूल ग्रंथ हैं उनको कई बार कॉपी की गई, प्रतिलिपियां बनाई गई, और जब उनकी कॉपी की गई, जिन लोगों ने बाद में उसकी प्रतिलिपि बनाई वो अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कई चीज़ों को रखा, कई चीज़ों को छोड़ दिया, या पहले की चीज़ों को बाद में रखा या बाद की चीज़ों को पहले कर दिया। तो इससे जो एक एसेंस था उस ग्रंथ का, जो मूल रूप में वो ग्रंथ था, वो एसेंस चेंज हो जाता है। और हम देखते भी हैं, जैसे अगर वेद के बारे में ही हम कहें तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में जो फर्स्ट मंडल है और 10th मंडल है, माना यह जाता है कि वो सबसे बाद में जोड़ा गया। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस रहा है, रेगुलर प्रक्रिया रही है प्राचीन ग्रंथों में उसमें ऐड करने की। तो ये ऐड करने से और फिर उसकी बार बार कॉपी करने से उसमें बहुत सारे बदलाव आते रहे हैं। जैसे अगर महाभारत और रामायण की ही बात करें तो माना यह जाता है कि रामायण में पहले 12,000 श्लोक थे, बाद में 24,000 हो गए। महाभारत में पहले 10,000 श्लोक थे, उसको जय संहिता कहा जाता था, और अब उसमें 1,00,000 श्लोक हैं, वो उसको लक्ष्य संहिता और महाभारत कहा जाता है। तो ये बाद में ऐड करने की प्रक्रिया होती गई, तो बहुत सारे लेखकों के विचार उसमें एक साथ मिले हुए हैं। जैसे अभी मैंने अर्थशास्त्र के बारे में ही कहा कि ट्रॉटमैन ने वो उसको 3 पार्ट में बांट कर देखता है। तो ये जो एक सीमा है, लिमिटेशंस है हमारे लिटरेरी सोर्सेस की, तो जब भी हम उनका अध्ययन करते हैं तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर, इन सारे चीज़ों को हम केयरफुली अगर अध्ययन करें तो हम इतिहास को अच्छी तरह से समझ सकें। उसके लिमिटेशंस को हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। और नो डाउट हम अगर कंपैरिजन करें, इसके लिमिटेशंस को ध्यान में रखें, और जो बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, उन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से उसकी सिमिलरिटी को देखें, उसको मिलाकर देखें, तो हम एक सही तथ्य तक पहुंच सकते हैं। फिर भी जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो हमारे लिए प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण साधन है, इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम और किसी दूसरे सब्जेक्ट पर, दूसरे टॉपिक को लेकर हम आपके पास आएंगे। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसको देखें, लोगों को सजेस्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।